फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। पहली लाइन दे रखी है, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलती है, मतलब एक सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके आगे क्या दे रखा है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सब हम मतलब इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइज वे में ये लोग मतलब ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं। Since the number of chromosome in the parents and progeny is the same, एम फेज क्या करता है, यानी माइटोसिस में हमें पता है कि जो जितना अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट हमारा पेरेंट सेल में रहेगा, उतना ही हमारे प्रोजेनी यानी डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। ये नहीं है कि अगर एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में नहीं है, और एक में पूरा है तो एक में हाफ है, ऐसा नहीं होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ। इस वजह से हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ये दे रखा है कि हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें पेरेंट्स में देखने मिलेगा, उतना ही हमें किस में देखने मिलेगा, हमारे डॉटर सेल में या प्रोजेनी सेल में। और ये हमारे ज़्यादातर किस में देखने मिलते हैं, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स यानी हमारे स्किन के, जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके। उसके बाद हम बात करें, कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड। हमने अब क्या किया है, माइटोसिस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है न्यूक्लियर डिवीजन में। एम फेज के 2 पार्ट हैं, एक तो हमारा न्यूक्लियोसाइटोसिस है, कैरियोकाइनेसिस है, और दूसरा हमारा साइटोकाइनेसिस है। और जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, और वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन। तो हम इसमें एक सेल डिवीजन है, जैसे सेल डिवीजन होती है, तो इसमें हम लोग एक क्लियर कट लाइन नहीं डाल सकते कि ये फेज़ इतने में है तो उसके बाद तुरंत आ जाती है वो फेज़, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कोई अंतर नहीं बता सकते, डेफिनेट जो डिफरेंस है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, एम फेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। और इन सब को मिला के हमारा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, PM एट दिल्ली, ओके। एट तो याद ही रख सकते हैं ना, PM एट तो याद रख सकते हैं, दिल्ली को हम भूल जाते हैं, ओके। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोफेज। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली फेज, प्रोफेज। प्रोफेज हमारी पहली स्टेज होती है माइटोसिस की, जो किसके बाद आती है, एस फेज और G2 फेज के बाद आती है, जो किसका पार्ट है, इंटरफेज का पार्ट है। हमें NCERT बार बार रिवाइज करवाती रहती है उसकी लाइन से, ठीक है। हमें पता है SG2 फेज जो होती है, इसमें हमारे जो DNA मॉलिक्यूल्स है, एक नया DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि DNA कंटेंट क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। और अगर एक बार DNA हमारा क्या हो गया, आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। देखो अब क्या होता है, जो एक नया DNA मॉलिक्यूल्स बनता है वो हम अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अलग नहीं होता है, सेम होता है, लेकिन वो दोबारा से वापस नहीं जा सकता है। अब प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब क्या होता है, प्रोफेज हमारी शुरुआती फेज है, तो हमें पता है कि जो DNA का फॉर्म है वो कैसा होता है, पहले क्रोमेटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है फिर वो इस फेज पे कंडेंस होना शुरू हो जाता है,
और क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे क्या है, क्रोमैटिन है। ठीक है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल हो जाता है, मतलब पहले क्या था, उलझा उलझा सा था, मतलब ऐसे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे उलझा उलझा था, तो अब क्या होगा, वो कंडेंस होके सिकुड़ के अनटेंगल हो जाएगा, मतलब एक प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो सेंट्रियोल है, अब सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेंट्रियोल जो एस फेस में डुप्लीकेट हो गए थे, अब वो क्या करेंगे, अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बारे में पॉइंट्स दे रखे हैं, अब हम उसे पढ़ेंगे। पहला, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा और एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम का शेप ले लेगा। जो क्रोमोसोम है हम देखेंगे कि उसमें क्या है, दो क्रोमैटिड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिड मटेरियल को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है जो इनिशिएशन है, मतलब जो माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाएंगे, किसकी मदद से, माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से। और जो प्रोटीन, और ये क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये क्या है, एक प्रोटीनिशियस कंपोनेंट है, प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, और द सेल साइटोप्लाज्मा हेल्प इन दिस प्रोसेस, और जो सेल की जो साइटोप्लाज्म है वो इस प्रोसेस में मदद करेगी, क्या करने में, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में। अब सेल के एंड देखो सेल में क्या बदलाव आया, एंड ऑफ द प्रोफेस में हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें हमें कोई भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिला, ना ईआर देखने मिला, ना ही हमें न्यूक्लियोलस देखने मिला, ना ही हमें न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिला। अब आता है हमारा मेटाफेज, जो ये द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इसमें हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट यानी गायब हो जाता है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंड फेज है माइटोसिस की। और हमें क्या देखने मिलता है, जो क्रोमोसोम है वो पूरे, इस वजह से क्या होता है, ये सेकेंड फेज है, पहले फेज में वो कंडेंस हुए, और क्या देखने मिलता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो पूरे साइटोप्लाज्म में रैंडमली फैले हुए हैं। और इस समय हमारा कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो हम लोग इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इस वजह से ये स्टेज जो होती है ये हमें मॉर्फोलॉजी यानी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है क्रोमोसोम के, ये देखने में मदद करते हैं, स्टडी करने में आसानी प्रोवाइड करता है। अब जो मेटाफेज क्रोमोसोम है, मेटाफेज की जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड देखने मिलते हैं। अब सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कहा, ये देखो दो क्रोमैटिड थे, ये दो क्रोमैटिड है, किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। अब एक मम्मी का है, एक मम्मी का क्रोमैटिड है और एक फादर का क्रोमैटिड है, तो क्या होगा, सिस्टर हो गए, मतलब दोनों एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, इस वजह से बोला है सिस्टर क्रोमैटिड, जो एक साथ जुड़े हुए हैं किससे, सेंट्रोमियर से। एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोमियर के बाहर एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। ये क्या करते हैं, ये साइट ऑफ अटैचमेंट है किसके, स्पिंडल फाइबर के। ठीक है, स्पिंडल फाइबर से बनते हैं। जो क्रोमोसोम्स है अब क्या करेंगे, ये सेंटर पे लाई होना, मतलब जितने भी क्रोमोसोम रैंडमली फैले हुए थे अब ये सेंटर पे लाई करेंगे। और एक मेटाफेज को हम मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर पे सारे क्रोमैटिड आ जाते हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से, जो एक एक पोल से कौन भेज रहा है, हमारा सेंट्रियोल भेज रहा है। जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं टू स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से, दोनों पोल्स में दे रखा है, ये वही मतलब है इसका। और इस
जब सेंटर पे सब लाई हो जाते हैं तो इसको हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं या मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। अब इसके क्या क्या की फीचर्स दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। पहला कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होगा काइनेटोकोर से, किसके, क्रोमोसोम के। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जो क्रोमोसोम है अब क्या करेंगे, वो मूव करेंगे स्पिंडल इक्वेटर से और एक मेटाफेज की प्लेट बना लेंगे थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल्स, क्योंकि दोनों पोल पे सेंट्रियोल थे तो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आएंगे और क्या बनाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। थर्ड फेज आती है हमारी एनाफेज। शुरुआती ऑनसेट का मतलब होता है, हाँ, ऑनसेट ऑफ एनाफेज यानी जब शुरुआती एनाफेज में एनाफेज के पार्ट में हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो अरेंज हो जाता है और मेटाफेजिक जो प्लेट थी अब वो स्प्लिट हो जाएगी एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स थे अब हम उसको क्रोमोसोम बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम किसके हैं, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई के हैं। और ये लोग कहाँ जाएंगे, अब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये जो काइनेटोकोर दे रखा है ना, ये काइनेटोकोर क्या करेगा, एक इस तरफ ले जाएगा और एक इस तरफ ले जाएगा, तो सब क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे। जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, अब वो कहाँ चले जाएंगे, पोल के पास ले जाएंगे, एच पे चले जाएंगे विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये जो है ना, ये इसको आर्म्स बोला गया है, ठीक है, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज की जो स्टेज है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। कौन कौन से, पहला कि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमैटिड अब कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब ये हमारी जो टीलोफेज है ये हमारी लास्ट फेज है, ठीक है, किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। अब at the beginning of the final stage of mitosis, that is the telophase, जो क्रोमोसोम है अब वो कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुँच जाएंगे और डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी क्रोमैटिन मटेरियल बना लेंगे फिर से। ये जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोफेज होता है, ठीक है, और ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठेंगे। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है अब ये क्या कहेंगे, अब ये नहीं दिखेंगे, अब हमें क्या दिखेगा, क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलेगा जिनके पास अपना खुद का मास होगा अलग अलग पोल्स पे। और ये स्टेज के कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। पहला, जो क्रोमोसोम है वो क्लस्टर, मतलब जो क्रोमोसोम क्लस्टर यानी क्रोमैटिन जो होंगे वो अपोजिट स्पिंडल पोल्स, मतलब अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो असेंबल हो जाएगा दोबारा से। क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमैटिन है उसके आसपास क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। जो प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट या गायब हो गए थे जैसे कि न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये दोबारा से रिफॉर्म हो जाएंगे। फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। जो माइटोसिस है वो अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड, मतलब साइटोकाइनेसिस पे क्या होता है, अब देखो, अब ये साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei which is the karyokinesis, but cell itself is divided into two daughter cell। ये नहीं कि karyokinesis के बाद और कोई प्रोसेस नहीं है, सेल खुद भी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जिसका एक सेपरेट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये एंड ऑफ द सेल डिवीजन में होता है। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है फिर हमारा साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। एनिमल सेल में हम लोग क्या देखते हैं, फरो बनता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
जो फरो होता है ये खुद ही अंदर की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है और सेंटर से डिवाइड हो जाता है, और जो सेल साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। प्लांट्स के केस में हम क्या देखते हैं कि एक इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, और वो साइटोकाइनेसिस से डिफरेंट मैकेनिज्म इन केस ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमें क्या देखने मिलता है कि ये अंदर से बाहर की तरफ जाती है, इस वजह से इसमें क्या देखने मिलता है, हमारा सेंटर ऑफ द सेल, और ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और जो न्यू सेल है उसमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग सेल प्लेट बोलते हैं, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है मिडल लैमेला द्वारा, जो 2 वॉल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल्स को जोड़ के रखती है आपस में। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान जो ऑर्गेनेलीज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं 2 डॉटर सेल्स के अंदर। और कुछ ऑर्गेनिज्म में जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो नहीं की जाती है तो उसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड केस देखने को मिलता है, जिसमें हमें, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनसीटियम। ये इसका एग्जांपल दे रखा है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ, ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ इन कोकोनट। अब लास्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल्स में। ये सिर्फ हमें किधर देखने मिलता है, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में देखने मिलता है, ये हमें हैप्लॉइड सेल्स में बहुत कम देखने मिलता है। But there are some exceptions in which we saw the mitosis in the haploid cell. लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स या कुछ सोशल इंसेक्ट्स जो हैप्लॉइड सेल है लेकिन ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा। ये बहुत एसेंशियल होता है ये समझना कि आखिर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है डिवीजन का इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या आप अवेयर है कुछ एग्जांपल से जहाँ पे आप पढ़ते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में। माइटोसिस यूजुअली किस में आता है, माइटोसिस यूजुअली हमें प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में ही देखने मिलते हैं, जिसमें हमारे आइडेंटिकल जेनेटिकल कंपोनेंट होते हैं, यानी डीएनए। जितना डीएनए का अमाउंट हमारे पेरेंट सेल में होगा उतना ही डीएनए का अमाउंट हमें डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलेगा। जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के द्वारा ही होती है। जो सेल ग्रोथ है उसमें क्या होता है, हमारा इक्वल रेशियो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब सेल ग्रोथ क्यों की जाती है, टू मेंटेन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो को एक कांस्टेंट पे में रखने के लिए सेल ग्रोथ की जाती है। Therefore, it is very essential for the cell, सेल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो रिस्टोर कर सके क्या, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। और ये बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का। माइटोसिस किस पे रोल प्ले करता है, सेल रिपेयर में मदद करता है। जो सेल्स होते हैं अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, और जो सेल्स है हमारी लाइनिंग ऑफ द गट यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो ब्लड सेल्स है, ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं और इसमें हमारी माइटोटिक डिवीजन होती रहती है। माइटोटिक डिवीजन में प्लांट के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने मिलता है, जैसे कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम, ठीक है। और इससे हमारी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ, इन द प्लांट लाइफ। ये था हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस। ओके, ये तब तक के लिए बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।